हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अदिति ने जैसे ही सुना कि रुद्र ने उससे कहा है कि उसने ही होटल में उस आदमी को भेजा था तो उसका पारा हाई हो गया। वो जल्दी से वापस मुड़ी और उसके तरफ गुस्से में गई। उन दोनों के बीच में जब सिर्फ 1 फीट की दूरी ही रह गई तो उसने रुद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या कहा था आपने? यही ना कि आपने ही उस आदमी को भेजा था? हाँ, क्यों? तुम कुछ कह रही थी। अब करो जो करना है, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैंने ही उस आदमी को तुम्हारे और नितिन के पीछे भेजा था और आगे भी मैं भेजता रहूंगा। इसके लिए मैंने उसको पैसे भी दिए थे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी जिंदगी में आजाद हूँ, आई समझ में। और आगे से अगर आपने मेरे पीछे किसी को लगाया तो अच्छा नहीं होगा। उसने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र उसकी आंखों में एकटक देखने लग जाता है, जिसके बाद वो असहज हो गई। यूं यूं क्या देख रहे हैं आप? उसने दूर होते हुए कहा। तुम्हारी आंखें आज भी उतनी ही रहस्यों से भरी हुई लगती है अदिति। पता नहीं क्यों, मगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मिस अदिति सिंह। वो उसकी तरफ बढ़ा। मैंने क्या किया है आपके साथ? जिसने किया है उसे पता भी नहीं। वाह, कमाल करती हो तुम तो। उसने गुस्से में उसकी कमर पर हाथ रखा और जोर से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अदिति की सांसें ऊपर की तरफ चढ़ गई। आउच, छोड़ो मुझे। छोड़ो रुद्र, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मेरे साथ। ये ठीक नहीं है, मैं चिल्ला दूंगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। ओके, चिल्लाओ, लेकिन आज मैं तुम्हें कह देना चाहता हूँ मिस अदिति सिंह, तुम्हें कोई और देखे मैं ये बियर नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी और ने तुम्हें प्रपोज करने के लिए अपना घुटना टिकाया तो मैं उसका घुटना ही तोड़ दूंगा। और हाँ, अगर फिर भी वो नहीं माना तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने दिमाग में बैठा लो, मैं तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगा। उसने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज लीव मी, अदरवाइज मैं चिल्ला दूंगी। उसने गुस्से में जोर से कहा, लेकिन रुद्र ने उसको अपने करीब खींच लिया। अदिति की न जाने क्यों अपने आप आंखें बंद होने लगी। उसका वही पुराना एहसास अब लौटकर आने लगा था। उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल उसका दिल फट जाएगा। तो वही रुद्र उसके और करीब हो गया। अब उन दोनों का सीना आपस में टकरा चुका था, तो वही रुद्र के होंठ उसके होठों से टकराने वाले थे। तभी अचानक से उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने जोर से उसे धक्का दे दिया, जिसके चलते अनायास ही अदिति के मुंह से आह निकल गई। उसे समझ नहीं आया आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो उससे कुछ बोल पाते इतने में ही वो नीचे जा चुका था। उसने दरवाजा बंद किया और गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, व्हाट हैपेंड विथ यू रुद्र? तू यहाँ इससे बदला लेने के लिए आया है, ना कि इश्क लड़ाने के लिए। इसकी चमकीली बड़ी आंखें फिर से तुम पर जादू कर रही है। तुम्हें उसके काबू में नहीं आना है, उसने खुद को गुस्से में कहा। इधर जहां रुद्र खुद को समझा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अदिति की आंखों में आंसू थे। आखिर बताओ तो सही, क्या बात है रुद्र? आखिर इस नफरत की वजह क्या है? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो, जो तुम खुद चलकर मुझे अपने करीब खींचते हो और उसके बाद खुद ही दूर कर देते हो? आखिर क्या है इसकी वजह? वो फूट कर रोते हुए फुसफुसाई। उसे रुद्र का यूं पास आना अच्छा लगा था, लेकिन उसे अब बुरा लग रहा था कि रुद्र उसके साथ अजनबियों वाला बिहेव कर रहा था। वो घुटनों के बल बैठी कई देर तक ऐसे ही रोती रही। उसे अब उस दिन का इंतजार था जब उसके और रुद्र के बीच में सब कुछ ठीक होगा। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो दिन कब और कैसे आएगा। शाम होने को थी। अदिति अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। आज सुबह वो दोनों घर से अलग अलग कार से आए थे, जिसकी वजह से सबको पता चल चुका था कि वे एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद भी उन दोनों ने आपस में बात नहीं की थी। अदिति के घर वालों को भी पता चल चुका था कि
पहले जहाँ वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, अब उनके बीच में बात तक नहीं होती है। जहाँ रुद्र के दिमाग में अब भी बस बदला लेने का भूत सवार था, तो वहीं अदिति भी झुकने को तैयार नहीं थी। कुछ ही देर में उसके केबिन में उसका ड्राइवर आया। उसने दरवाजे के पास आकर नॉक किया। मैम। बोलिए। मैम, वो मुझे भुआजी को बाजार लेकर जाना है। तो क्या मैं गाड़ी लेकर जाऊं? अच्छा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? मैं कैसे आऊंगी? उसने गुस्से में कहा। मैम, वो मैंने रुद्र सर से बात कर ली है। उन्होंने बोला उनको क्या दिक्कत होनी है। आई मीन वो आपको साथ ले आएंगे। उसने मुस्कुराकर कहा। मैं उस खड़ूस के साथ नहीं आने वाली। उसने क्रोधित होकर कहा। मैम, आज की तो बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ना। तुम ना मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ जहाँ जाना है। सबके भाव बढ़ गए हैं यहाँ। गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका गुस्सा देखकर वो वहां से चला गया। इधर दूसरी तरफ अदिति अब सोचने लगी कि वो उसके साथ कैसे जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी केबिन में बैठा रुद्र सामान्य था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर था। रुद्र अभी भी अपने केबिन में काम कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति बाहर उसकी कार के पास आकर खड़ी हो गई थी। वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। तभी कुछ देर में उसके सामने रुद्र आया। उसने कार के डोर को अनलॉक किया, जिसके बाद अदिति ने पीछे की सीट का दरवाजा खोला और जाकर बैठ गई। वो उसकी बगल में फ्रंट सीट पर जाकर नहीं बैठना चाहती थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने कार को स्टार्ट किया और उसके घर की तरफ निकल गया। इस दौरान वो समझ गया कि अदिति कल रात को जो उसने उसके साथ किया था उसे अभी तक भूली नहीं है। यही वजह थी कि उसने भी उससे कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। अदिति को उसकी चुप्पी खाई जा रही थी। उसे बड़ा अजीब सा लगने लगा था कि आखिर रुद्र उसके साथ इस तरह का बिहेव क्यों करता है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी मन ही मन परेशान था। गलतफहमी की वजह से हो या फिर कुछ और कारण, उसका दिल उसे वो सब भूलकर आगे बढ़ने को कह रहा था और दिमाग उसे चाहिए था उससे बदला। हालांकि ये भी सच था कि उसके दिमाग में उसकी सौतेली बहन ने अपनी माँ के साथ मिलकर जहर भरा था। खैर, इन सब से परे वो उसे कुछ ही देर में उसके घर पर लेकर पहुंच जाता है। इस दौरान अदिति जल्दी से उसके कार का दरवाजा खोलती है और घर की तरफ बढ़ती है, तो वहीं रुद्र भी उसके पीछे पीछे गाड़ी को पार्क कर देने के बाद चलता है। उसकी स्पीड तेज थी, इस वजह से वो कुछ ही देर में अदिति को क्रॉस करके घर में एंटर करता है। अब क्या करेंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। अदिति की माँ भुआजी से कहती है, लेकिन अगले ही पल उन्होंने जैसे ही रुद्र को देखा वो शांत हो गई, मानो वो कोई ऐसी सीरियस बात कर रही हो जो रुद्र को बताना नहीं चाहती हो। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम हो गई? आप थोड़ी टेंस्ड लग रही है। रुद्र ने बड़े ही प्यार से कहा। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, सब ठीक है। वो तो बस तुम अचानक से आए हो ना, शो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। उसकी माँ ने बात को टालते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र ने मुस्कुराकर कहा ओके, और वो अपने रूम की तरफ चला गया। इस दौरान उसके दिमाग में यह सवाल जरूर कौंध रहा था कि आखिर भुआजी और अदिति की माँ ऐसी क्या बात कर रही थी जो उसके आते ही वो चुप हो गई थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। आज अदिति थकी होने के कारण जल्दी सो गई थी, तो वहीं भुआजी को भी नींद जल्दी आ गई थी। बाहर आसमान में शाम होते ही बेमौसम बादल छा गए थे। ऐसे बादलों के गरजने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र अपने रूम में था। वो बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी सौतेली बहन माया से बात कर रहा था। माया चहकते हुए बोली, वाओ ब्रो, आप तो सुपर फास्ट हो यार। इतने कम टाइम में आप उसके घर तक पहुंच गए। अब तो मतलब आप अपने मकसद में कामयाब होकर ही रहोगे। मतलब अब आएगा मजा, उसने चहकते हुए कहा। अच्छा माया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना होगा शो, उसने प्यार से कहा। पता नहीं क्यों अब वो आगे बात नहीं करना चाहता था। ओके ब्रो, गुड नाइट, उसने चहकते हुए कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। इधर रुद्र ने एक लंबी सांस लेते हुए फोन को एक तरफ रख दिया। उसके लखनऊ आने के बाद दूसरी बार माया से बात हुई थी और दोनों ही इस बार भी उसने बदला लेने की बात कही थी, और यही वजह थी कि एक बार फिर उसके दिल में अदिति के लिए जो प्यार उमड़ा था उसे वो कुछ देर में ही भूल गया। लेकिन फिलहाल वो ना अदिति के बारे में और ना ही अपने बदले के बारे में सोचना चाहता था।
उसे कल सुबह जल्दी ही ऑफिस जाना था और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, तो वो वॉशरूम जाने के बाद आकर बिस्तर पर लेट गया। इस दौरान वो काफ़ी अकेलापन भी महसूस कर रहा था, क्योंकि जब भी बारिश का मौसम आता था, वो काफ़ी डर सा जाता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। शायद बारिश और रुद्र दोनों की आपस की यादें अच्छी नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसकी आंखों की पुतलियां भारी होने लगी और अगले ही पल वो नींद की आगोश में जा चुका था। सोते वक्त उसने खिड़की बंद नहीं की थी। ऐसे में बाहर की ठंडी हवा अब अंदर आने लगी थी। ऊपर से उसके रूम की एसी भी ऑन थी। ऐसे में अंदर का टेम्परेचर अचानक से ही काफी कम होने लगा। इस दौरान उसने जो कंबल ले रखी थी, वो भी उसकी ठंड को रोक पाने में सक्षम नहीं था। हालांकि फिर भी वो गहरी नींद में था और यही वजह थी कि उसे जाग नहीं आई थी। बाहर अब हवा और भी ठंडी और तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर आकर गिर रही थी। लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसे एहसास नहीं हो रहा था। ठीक ऐसे ही जैसे उस दिन उसे पता नहीं चला था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस सुध-बुध खोए उस अंधकार भरे अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था, जो बिल्कुल खाली था। आसमान में उस रोज अचानक भयानक बादल गरज रहे थे। मौसम काफी खराब था। वो केवल 19 साल का लड़का, जिसकी अभी पूरी तरह से दाढ़ी और मूछें भी नहीं आई थी, अपने फार्म हाउस की तरफ एक टॉर्च की रोशनी में वो आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा था। पापा, पापा आप कहाँ हो? आई नो फैक्ट्री में आग लग गई है, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब ठीक होगा पापा। हम सब मिलकर बिजनेस फिर से संभाल लेंगे। जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर देंगे पापा। बस आप चलो मेरे साथ। उसने इतना कहते हुए फार्म हाउस की बिल्डिंग का मेन गेट खोला, जो अंदर से बंद नहीं था। आज फार्म हाउस में कोई भी आदमी मौजूद नहीं था, क्योंकि सभी फैक्ट्री में आग लग जाने के बाद उसे बुझाने की कोशिश में उधर चले गए थे, लेकिन कोई भी फैक्ट्री को बचा नहीं सका। जब तक लोग वहां पहुंचे, उससे पहले पूरी फैक्ट्री खाक हो चुकी थी। वो मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई थी। अपने पिता के सपने को राख होते उसने अपनी आंखों से देखा था। वो सब रो रहे थे। उसकी दादी, वो तो बेहोश ही हो गई थी। उनके बिजनेस पार्टनर अदिति के पिताजी भी मदद के लिए उस रोज नहीं आए थे। इस दौरान उसे अदिति पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही उसको बोला था कि वो जाकर अपने फार्म हाउस के सभी लोगों को आग बुझाने के लिए लेकर आए, लेकिन वो मदद लेकर वापस नहीं आई थी। हालांकि अभी उसे अगर किसी की सबसे ज़्यादा चिंता हो रही थी, तो वो उसके पापा थे। फार्म हाउस में घुसने के बाद उसने सबसे पहले कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोला। उसने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर मारी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो ज़ोर से बोला, "आई नो पापा, आप यहीं पर ही आए हो। प्लीज़ रिप्लाई दो पापा।" लेकिन उसके कहने के बावजूद उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया था। "पापा, बोलो तो सही, आप यहीं हो ना पापा?" वो जोर से बोला, लेकिन इस बार भी उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दौड़ता हुआ एक-एक कमरे को खोलकर देखता है, लेकिन सभी कमरों को खोलकर देखने के बावजूद भी उसके पिताजी कहीं नहीं नजर आए। इस दौरान उसकी हार्ट बीट्स बढ़ गई थी। उसे अब काफ़ी डर लगने लगा था। वो एक बार फिर से आवाज़ देता है, "पापा, मुझे अजीब-सा डर लग रहा है। आप कहाँ हो पापा?" उसने फिर से आवाज़ दी। इस दौरान उसकी आँखों से आँसू बहने लगे। "मुझे एक काम करना चाहिए, गोडावन में जाकर देखना चाहिए," वो मन ही मन बुदबुदाया। अब फार्म हाउस में सिर्फ गोडावन ही वो जगह बची थी जहां उसने अपने पिताजी को तलाश नहीं किया था। बाकी सब जगह वो अपने पिताजी को तलाश कर चुका था। वो गोडावन मुख्य बिल्डिंग से थोड़ा दूर था। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड और ऊपर से बारिश। वो एक पल तो गोडावन की तरफ बढ़ने का ख्याल त्याग देता है, क्योंकि इतनी ठंड में वो भीगना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी दादी माँ ने उसे भेजा था, ऐसे में वो खाली हाथ कैसे जा सकता था। वो हिम्मत करके बरामदे से गोडावन की तरफ बढ़ता है। इस दौरान बर्फ से ठंडी बूंदें उसके बदन पर गिरती है। पानी उसके सिर से होता हुआ उसके बदन के अंदर तक पहुंच रहा था। इस दौरान उसकी पतली टांगें चल पाने में सक्षम नहीं थी। वो थोड़ी सी देर में भीगने की वजह से कांपने लगा था। "पापा, ओ पापा, जवाब दो ना, आप कहाँ हो?" रुद्र ने रूंधे हुए गले से आवाज दी, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ गए। खैर आखिरकार वो जैसे-तैसे करके गोडावन तक पहुंच गया। गोडावन के बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। उसने जोर से धक्का देकर उस दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था।
उसने पूरी ताकत लगा दी। दरवाजा बाहर से खुला था। मैं इससे पहले भी इस दरवाजे को खोल चुका हूँ, लेकिन तब तो ये इतनी दिक्कत नहीं करता था। अब क्यों नहीं खुल रहा है? लग रहा है दरवाजा अंदर से बंद है। वो मन ही मन बुदबुदाया। कैसे खोलूं? पापा, आप अंदर हो क्या? पापा बोलो तो, वो जोर से बोला, लेकिन इस बार भी उसकी आवाज के बदले में उसके पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसने निर्णय लिया, अब मुझे ये दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। वो बुदबुदाया और इधर-उधर दरवाजा तोड़ने के लिए औजार ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर गोडाउन के बाहर पड़ी एक मोटी और मजबूत रोड पर पड़ी। ये ठीक रहेगी, उसने इतना कहा और उसके बाद रोड से दरवाजे पर मारने लगा। लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे रोड से तोड़ना इम्पॉसिबल था। फाइनली वो इधर-उधर देखने लगा, तभी उसकी नज़र पास ही में पड़े एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और जोर से दरवाजे पर मारा। दरवाजे पर जोर का धक्का लगा, अंदर की चटकनी इस दौरान हिलने लगी। आखिरकार करीब 10 से 12 बार करने के बाद दरवाजे की अंदर की चटकन टूट गई। धक्के की वजह से दरवाजा खुला तो वो पत्थर सहित गोडाउन के अंदर जाकर मुंह के बल गिरा। जोर से गिरने के चलते उसके मुंह से करा निकल गई। इस दौरान कुछ देर तक वो खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि उसका पूरा सिर भन्ना गया था। बारिश की वजह से गोडाउन की छत चू रही थी। टिप-टिप करके पानी फर्श पर गिर रहा था। उसकी टॉर्च बाहर ही थी। ऐसे में अंदर घुप अंधेरा और भयानक शांति थी। हालांकि बाहर आसमानी बिजलियों के कड़कने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सका, लेकिन अगले ही पल खिड़कियों से आती बिजलियों की रोशनी से रह रहकर उसे सब दिखाई देने लगा। वो इस दौरान हिम्मत करके खड़ा हुआ और उसने जैसे ही ऊपर की तरफ मुँह किया, बिजलियों की रोशनी में सामने का मंजर देखकर उसका दिल ही बैठ गया। रुद्र ने जैसे ही अपनी नज़रों को उठाकर सामने की तरफ देखा तो गोडाउन के टिन शेड के आयरन हुक से उसके पिताजी की लाश लटकी हुई नजर आ रही थी। उन्होंने फांसी लगा ली थी। इस तरह से अपने पिताजी को देखकर वो जोर से चीखा, पापा! वो दौड़कर उसने उनके पैरों को पकड़ लिया। इस दौरान पास ही में एक टेबल पड़ी हुई थी। उस टेबल पर वो चढ़कर अपने पिताजी की लाश को ऊपर की तरफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अब मर चुके थे। आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ के बीच में उसकी आवाज़ अब दब सी गई थी। वो फूट-फूट कर रोने लगा। तभी उसने हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा और उसके बाद फिर से फबक कर रो पड़ा। पापा, ये आपने क्या कर दिया? आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी पापा? पापा, आई रियली लव यू। आपने ऐसा क्यों किया पापा? जवाब दो। वो अपने पिताजी की लाश को गले से लगाकर रोने लग गया। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। आसमानी बिजलियों की भयंकर आवाज आ रही थी। इस दौरान उसके पिताजी के नाक से बहकर निकले खून की एक बूंद आकर उसके हाथ पर गिरी। टप! और वो ऊपर की तरफ देखता है, उनकी नाक से लगातार खून बह रहा था। वो काफी डर गया था। इस दौरान उसका पूरा बदन जोर-जोर से कांपने लगा था। पापा! अपने मरे हुए पिताजी की लाश को इतना गौर से देखने के बाद वो काफी विचलित हो गया। उनकी आंखें बाहर आ चुकी थीं, गले पर रस्सी का निशान बन चुका था। वो फांसी लगाने के दौरान काफी ऊंचाई से गिरे थे। इस वजह से उनकी गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिस वजह से उनकी गर्दन लटक गई थी। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर वो एक बार फिर फूट पड़ा। पापा, खून, खून! वो डर के मारे कांपती हुई आवाज में बोला। इस तरह से कमरे में अपने मरे हुए पिताजी को देखकर उस सुनसान पड़े फार्म हाउस में उसका दिल दहल गया। वो कांपती हुई आवाज में अपने पिताजी से दूर हो गया। ऐसे लगा जैसे अगले ही पल वो कुछ गलत होगा उसके साथ। उसने कभी इतना भयानक मंजर नहीं देखा था। यही वजह थी कि अब उस घटना का उसके दिल पर एक गहरा प्रभाव पड़ गया था। वो डर के मारे चीखते हुए बोला, पापा नहीं, दूर हो जाओ, आप भूत बनोगे, है ना? वो अजीब तरह से बोलने लगा, उसके दिल में डर बैठ गया। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उस कमरे में अब घोर अंधेरा था। उसे जाग आ चुकी थी। 7 साल पहले का मंजर जो उसने अपनी आंखों से देखा था, आज भी उसके दिल पर वो गहरी छाप बनकर उभरा था। उसके हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई थी। इस दौरान उसने अपने आप को ठंडा पाया। उसको वैसी ही ठंड महसूस हो रही थी जैसी उस दिन अपने पिताजी को देखने के बाद महसूस हुई थी। उसके हाथ पर बारिश की ठंडी बूंदें गिरी हुई थी। वो जोर से उसकी तरफ देखकर चीखा, खून! खून! किसका खून? पापा का, पापा! तभी अचानक ही उसे उस कमरे में उसे अपने पिताजी की लाश सीलिंग हुक से लटकती हुई नजर आने लगी।
उनकी आंखें खुली हुई थी, नाक से खून बह रहा था। अगले ही पल उनकी आंखें भयानक लाल हो गई। तो तुम मेरे पापा नहीं हो। नहीं, तुम मेरे पापा नहीं हो। तुम भूत हो ना। भूत, भूत। पापा बचाओ। वो सामने का भयानक नजारा देखकर कांप उठा। उसकी रूह अंदर तक हिल गई। इस दौरान वो डर के मारे फर्श पर गिर गया और रेंगकर वो दीवार के पास चला गया। बचाओ, बचाओ, मुझे वो मार देगा, बचाओ। वो जोर जोर से चीखने लगा। इस दौरान उसने अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लिया। वो सामने का भयानक मंजर नहीं देखना चाहता था। कुछ ही देर में उसे भयानक काले साए नजर आने लगे, जिनकी आंखें बेहद डरावनी थी। हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे पापा से मिलवा देंगे। अचानक से एक भयानक साए ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। नहीं, नहीं, मुझे नहीं, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, आगे मत बढ़ो, प्लीज आगे मत बढ़ो, मुझे डर लग रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस दौरान वो डर के मारे जोर जोर से अपनी जगह से उछल रहा था। रुद्र, व्हाट हैपेंड विथ यू? रुद्र! अचानक से अदिति ने जोर से धक्का देकर दरवाजा खोला। उसने उसे गले से लगा लिया। दूर हटो, तुम मार दोगे मुझे, है ना? मार दोगे ना? वो जोर का झटका देकर खुद को अदिति से अलग कर लेता है। उसके बाद डर के मारे खुद को बेड के नीचे छिप जाता है। रुद्र, क्या हुआ है तुम्हें? अदिति की आवाज सुनकर नुपुर, उसकी माँ और भुआजी सब दौड़कर रुद्र के कमरे की तरफ आए। अदिति उसे बेड के नीचे से बाहर आने के लिए बोल रही थी, मगर वो बाहर नहीं आ रहा था। इस दौरान उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। नुपुर ने जल्दी से आकर ब्लफ ऑन किया। अचानक से रोशनी हो जाने के बाद अदिति दौड़कर उसकी तरफ गई। उसने गुस्से में कहा, रुद्र, क्या हुआ है? अदिति, वो मुझे मार देंगे। वो बहुत बुरे हैं अदिति, बहुत बुरे। उन्होंने मेरे गले को दबाया। वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते थे अदिति। वो किसी नन्हे बच्चे की भांति रोने लगा और उसके बाद उसके गले से लिपट गया। इस दौरान अदिति ने उसकी पीठ को सहलाया, तभी वो वहीं पर बेहोश हो गया। रुद्र, रुद्र, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हो गया है? मम्मी, देखो, रुद्र बेहोश हो गया है। नुपुर, बेटा जाकर ड्राइवर को बोलो गाड़ी स्टार्ट करे, हमें रुद्र को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उसकी माँ ने भी परेशान होते हुए कहा। नुपुर, प्लीज पहले मेरी हेल्प करो, इसको लेकर जाते हैं। रुद्र, प्लीज गेट अप यार, उठो ना। लेकिन रुद्र का शरीर ठंडा पड़ चुका था। इस दौरान उसका सिर भीगा हुआ था। उसके रूम का टेम्परेचर भी बेहद ठंडा था। अदिति तुरंत समझ गई कि ठंड और डरने की वजह से वो बेहोश हो गया है। उसने नुपुर की मदद से उसे उठाया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी में बैठाया। इस दौरान अदिति के घर का हर सदस्य इस बात से डर गया था कि आखिर अचानक से रुद्र को क्या हो गया था जो वो इतना डर गया था। उसकी कंडीशन देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो इस बात को बखूबी जानते थे कि अभी तक खतरा टला नहीं है। इधर दूसरी तरफ अदिति पीछे की सीट पर रुद्र के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। वो उसके सिर और हाथों को रब कर रही थी क्योंकि वो काफी ठंडा हो चुका था। उसने उसे कंबल भी ओढ़ा रखा था। इस दौरान उसने उसके बाल पोंछ दिए थे। उसने पहली बार रुद्र को इतना डरते हुए देखा था। उसने जब उसे डरते हुए देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। आखिर रुद्र जैसा खड़ूस और गुस्सैल आदमी, जिसे पहली नज़र में देखने पर इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि वो कभी नहीं डरता होगा, लेकिन हकीकत इसके उल्ट थी। वो पहले बचपन में भी नहीं डरता था। वो सच में उसे उस कंडीशन में देखकर डर गई थी। भैया, जल्दी जल्दी चलाओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। इसे कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसने ड्राइवर से कहा। जी मैम साहब, ड्राइवर ने कहा और उसके बाद कार की स्पीड को बढ़ा दिया। नुपुर आगे की तरफ बैठी हुई थी तो वहीं उसकी माँ पीछे की ही सीट पर रुद्र के पैरों की साइड पर बैठी हुई थी। उन लोगों ने भुआजी को घर पर ही छोड़ दिया था, हालांकि वो उन लोगों के साथ आना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र अब भी होश में नहीं था। कुछ ही देर में ड्राइवर ने कार को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ऐसे में अदिति के दिमाग में अब भी एक सवाल कौंध रहा था कि आखिर रुद्र को क्या हुआ था जो वो इतना डर गया था। हॉस्पिटल लाने के बाद रुद्र को अदिति ने भर्ती करवा दिया था। इस दौरान अदिति, उसकी माँ और नुपुर तीनों ड्राइवर सहित रुद्र को जिस कक्ष में एडमिट किया गया था उसके बाहर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी, तो वहीं अदिति काफी परेशान नजर आ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इस तरह से डर जाएगा। हालांकि अभी भी उसे पता नहीं चला था कि रुद्र को आखिर इतना डर कैसे लगा था। वो किन के बारे में बोल रहा था कि वो उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे।
वो यही सब सोच रही थी। करीब आधे घंटे के बाद उसके कक्ष का दरवाजा खुला। डॉक्टर को बाहर आता देखकर अदिति दौड़कर उसकी तरफ गई। वो काफी परेशान थी और इस दौरान उसके बाल बिखरे हुए से थे। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। उसकी हालत देखकर इस बात का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रुद्र को कुछ हो जाए तो उसे कितना फर्क पड़ता है। उसने डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछा, डॉक्टर अब कैसा है वो? फिलहाल ठीक है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर, आप मुझे डरा रहे हैं? वो मैं आपसे जानना चाहता था कि इनको ये बीमारी कब से है? क्या आपको पहले पता नहीं था उनकी इस बीमारी के बारे में? कैसी बीमारी डॉक्टर? मुझे इसके बारे में कोई मालूम नहीं था। अदिति ने असमंजस में कहा, मुझे पता है डॉक्टर, रियली सॉरी मैम, जो मैं वक्त पर नहीं आ सका था। अविनाश ने दूर से ही कहा। जब रुद्र को हॉस्पिटल लेकर अदिति आ रही थी, उस वक्त उसने कॉल करके बता दिया था कि उसे वे सब हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अविनाश, आई एम राइट, आप इनके मैनेजर हो ना? डॉक्टर ने पूछा। जी, तो आपकी इनकी सेजोफ्रेनिया डिसीज के बारे में अच्छे से पता होगा। जी डॉक्टर, तो मिस्टर अविनाश, आज तो इनके साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। अगर वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती। फिलहाल मैंने इन्हें कुछ मेडिसिन दी है, लेकिन आगे से ऐसा न हो इसके लिए पेशेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनका सिजोफ्रेनिया का क्रिटिकल स्टेज है। अगर आगे इनकी कंडीशन खराब हुई तो इनका दिमाग काम करना बंद कर सकता है, इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, इवन पेशेंट सुसाइड भी करने की कोशिश कर सकता है। ओह शिट! अविनाश, इनको ये बीमारी कैसे हुई और पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अदिति ने अपनी नाराजगी जताई। मैम, मैं आपको बताने ही वाला था कि जब बारिश का मौसम हो और थंडर स्टॉर्म्स हो तो सर काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन मैं भूल गया। रियली सॉरी मैम, अविनाश ने उदास होकर कहा। आपको मुझे बताना तो चाहिए था एटलीस्ट। ये क्या बात हुई? सॉरी मैम। और सर की अब तबीयत कैसी है डॉक्टर? ही इज क्रिटिकल नाउ, कल सुबह तक पता चल सकेगा। अभी फिलहाल वो बेहोश है। आई होप कल सुबह तक वो थोड़ा बेहतर फील कर पाएंगे, लेकिन आपको आगे से इस बात का ख्याल रखना होगा कि पेशेंट किसी भी सूरत में खुद को इनसिक्योर फील न करे, वरना उनकी जान को खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर ने जैसे ही कहा, अदिति को टेंशन बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि रुद्र को सिजोफ्रेनिया जैसी रेयर मेंटल डिसीज है, जिसमें पेशेंट ये इमेजिन कर लेता है कि उसे अजीब से सायों ने घेर रखा है। इस डिसीज के क्रिटिकल स्टेज में पहुंचने के बाद पेशेंट कई बार खुद को इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है कि फिर वो सुसाइड तक कर लेता है। उसका मेमोरी लॉस होने का खतरा बढ़ जाता है। कई बार वो जिंदगी का कुछ भाग भूल जाता है। जब डॉक्टर के जरिए अदिति को उसकी बीमारी का पता चला तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। उसका रुद्र, जो पहले अपने लड़कपन में कभी भी किसी चीज से नहीं डरता था, अब बड़ा होने के बावजूद इतना डरता है। कल रात उसने जिस तरह से रिएक्ट किया था, उससे एक बार वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो खुद डर के मारे कांपने लगी थी। वो जिस तरह से उससे डर के बेड के नीचे छिप गया था, ये देखकर तो उसे यकीन ही नहीं हुआ था। आखिर में जब वो उसकी छाती से किसी नन्हे बच्चे की तरह दुबक गया तो उसे काफी अच्छा लगा था। फिर उसी पल वो बेहोश हो गया। डॉक्टर ने उसने फिर कई देर बात की। इसके अलावा डॉक्टर ने उससे ये भी कहा कि आगे से उसे कभी स्ट्रेस फील नहीं करने देना है, और जहाँ तक हो सके उसके कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, और जब बारिश का मौसम हो तो कोई ना कोई उसके पास ही रहना, ताकि जब भी उसे डर महसूस हो वो अपने पास किसी को पाए। कुछ देर बाद बात करने के बाद डॉक्टर वहां से चला गया तो वहीं दूसरी तरफ अदिति और उसके बाकी के घर वाले वहां उसके बगल में बैठ गए। इस दौरान अविनाश भी वहां मौजूद था। कुछ ही देर में उसके रूम से नर्स बाहर आई। नर्स, क्या मैं रुद्र से मिल सकती हूँ? मैम, अभी वो सो रहे हैं, उसने मुस्कुराकर कहा, पर मैं उन्हें जगाऊंगी नहीं। क्या मैं जा सकती हूँ? ओके मैम, आप जा सकते हैं, लेकिन पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। नर्स ने उन सबको हिदायत दी। ओके, मैं नहीं करूँगी, उसने इतना कहा और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा वो किसी मासूम बच्चे की तरह बिस्तर पर लेटा था। वो उसके माथे पर पड़ी सिलवटों को आसानी से देख पा रही थी। इस दौरान उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे इतनी रेयर डिजीज है। वो काफ़ी दुखी थी। वो धीमे-धीमे उसकी तरफ बढ़ती है।
इस दौरान वो उसके बगल में एक कुर्सी रखी और उस पर बैठ गई, जिसके बाद उसने रुद्र का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से चूमा। आई नो, हम दोनों के बीच दूरियां आ गई है रुद्र, और इन दूरियों की वजह क्या है ये मैं भी नहीं जानती। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो मुझे तो ये भी नहीं पता है, लेकिन इतना जान लो मैं तुमसे अब भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। आई डोंट नो तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई, लेकिन मैं आज तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हें जब भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे डर को दूर कर सके तो वो मैं होऊंगी। मैं संभालूंगी रुद्र। जब आज तुम मेरी बाहों में डरकर किसी बच्चे की तरह लिपट गए थे तब मुझे सच में बहुत बुरा लगा था बाबा। आई एम रियली सॉरी जो मैं तुमसे नफरत करने लग गई थी। मैं अब किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगी, फिर चाहे तुम कितना भी गुस्सा करना। आई रियली लव यू, अदिति ने इतना कहा और उसके बाद उसके माथे को चूमा। वो इस दौरान फूट फूट कर रोने लगी। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब वो और रुद्र दोनों साथ हुआ करते थे और एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मगर आज ऐसी परिस्थिति आ गई थी जहां वे एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी वो एहसास नहीं महसूस हो रहा था। उसे बेहद दुख हो रहा था। वो यही सब सोचकर फिर से रोने लगी। हालांकि इस दौरान पता नहीं क्यों उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, वो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन क्या रुद्र भी जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उसके बारे में ऐसा ही सोचेगा? ये एक बड़ा सवाल था। अदिति रुद्र के बारे में यही सब सोच रही थी कि वो तो उससे प्यार करती है, लेकिन क्या रुद्र उसको अपनाएगा? क्या वो उसके साथ फिर से अब वैसी ही बातें करेगा? वो यही सोचते हुए फिर से उसके हाथ को चूमकर बोली, तुम मुझसे प्यार करो या नफरत करो रुद्र, लेकिन इतना जान लो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ और मैं अब तुम्हें किसी भी सूरत पर अकेला नहीं छोड़ने वाली। एक बार अगर तुम मुझे अपने से दूर भी कर दोगे तो भी मैं जिद करके तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। वैसे भी यू नो मैं कितनी जिद्दी हूँ, इसलिए अब जब ठीक हो जाओ तो मुझसे अच्छे से बात करना तुम। वो उसके साथ इस तरह से बात कर रही थी मानो रुद्र उसकी बात को अच्छे से सुन रहा हो। वो उसको समझा रही हो कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि वो गहरी नींद में सोया हुआ था, वो उसकी तरफ एक पल के लिए देखती है। अब वो काफी नॉर्मल हो चुका था, उसके माथे की सलवटें भी अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। वो काफी रिलैक्स लग रहा था। अदिति ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसे पता चला कि अभी उसे बुखार नहीं है। हालांकि उसका बदन हल्का गर्म था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सिर बारिश के पानी में भीग गया था। इस दौरान वो उसके सोए हुए मासूम से चेहरे को देखकर धीमे से फुसफुसाई, ऐसे तो कितने बच्चे के जैसे लगते हो तुम, जैसे तुम पहले लगा करते थे, लेकिन जब उठ जाते हो तो इतने खड़ूस हो कि पूछो ही मत। आखिर तुम अपने रियल चेहरे को लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाते रुद्र? वो प्यार से उसके हाथ को पकड़कर फिर चूमती है। आज न जाने क्यों वो परेशान थी मगर फिर भी उसको उस पर बेहद प्यार आ रहा था। वो उसको बैठे निहार रही थी तभी उस रूम के दरवाजे पर नोक हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर सोए हुए रुद्र से कहा, मैं आती हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं तुम्हें छोड़कर। उसने इतना कहा और उसके बाद वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। अब कैसा है बेटा रुद्र? उसकी माँ ने पूछा। वो ठीक लग रहा है। पहले आंखों की पुतलियां मूव कर रही थी जिससे लग रहा था कि अब भी वो बेकार का कोई सपना देख रहा है, मगर अब ऐसा नहीं है। अब वो काफी रिलैक्स लग रहा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा फिर ठीक है। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कल सुबह तक रुद्र को होश नहीं आएगा। ऐसे में हमसे अगर कोई रेस्ट करना चाहे तो घर जाकर कर सकता है। तो मैं तुम्हें ये कहने वाली थी कि क्यों ना तुम और नुपु दोनों ड्राइवर के साथ चली जाओ। वैसे भी नुपु नींद की कच्ची है, मैं और अविनाश जी इधर ही रह जाएंगे। है ना अविनाश जी, मैं सही कह रही हूँ ना? जी मैम, आप सही कह रही है। फिर इनको कल ऑफिस भी तो जाना होगा ना? अविनाश ने भी उसे सलाह दी। वो इधर उधर देखने लग जाती है। उसके बाद बोली, नहीं मम्मी, आप और नुपु चली जाओ, मैं और अविनाश जी इधर रह जाएंगे। मैं रुद्र को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, उसने रूंधे हुए गले से कहा। पर दी, आपकी खुद की तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना? नुपुर ने उदास होकर कहा, नहीं, मैं अगर यहाँ से चली जाऊंगी तो जरूर हो जाएगी। मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं इसके पास हूँ। इसे कभी भी होश आ सकता है और फिर डर जाएगा। मेरे इसके पास होना जरूरी है। उसने रुद्र की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा।
ठीक है, पर मुझे टेंशन हो रही है, उसकी माँ ने उदास होकर कहा। अरे मैम, जब अदिति मैम यहाँ पर रह रही है तो फिर क्या दिक्कत है? वैसे भी मैं तो हुई ही ना यहाँ पर, उसने मुस्कुराकर कहा। ठीक है फिर, हम चलते हैं, उसकी माँ ने कहा, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई। इधर दूसरी तरफ अविनाश एक पल के लिए भी अदिति की तरफ देखता है और फिर उससे बोला, ओके मैम, आप अंदर जाकर सर के पास बैठ जाइए, मैं बाहर बैठा हूँ। जी अविनाश जी, उसने मुस्कुराकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो पीछे मुड़कर एक पल के लिए रुद्र की तरफ देखती है। वो अब आराम से सो रहा था। इस दौरान अब एक बार फिर शायद उसके दिमाग में कुछ ख्याल चलने लगे थे। यही वजह थी कि उसकी पुतलियाँ हिल रही थी। वो उसके पास जाती है और उसने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अगले ही पल उसकी पुतलियों ने हिलना कम कर दिया, मानो उसे अब डर लगना बंद हो गया है। वो समझ चुकी थी उसका रुद्र के पास रहना अब कितना जरूरी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र, अब तुम मेरे पास हो और अब मैं तुम्हें कभी डरने नहीं दूंगी। तेरी अदिति तुम्हारे पास है, उसने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस दौरान वो मन ही मन उसे अपने पास रखने के बारे में सोच रही थी। वो उसके हाथ को अपनी छाती से लगाकर बैठी हुई थी। इधर बाहर अविनाश बर्थ पर बैठा हुआ था। उसकी पुतलियां भी भारी होने लगी। वो बर्थ पर सीधा लेट गया क्योंकि उस वार्ड में अब ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई तो वहीं अदिति उसे एकटक निहार रही थी। शायद उसने अब मन ही मन तय कर लिया था कि वो रुद्र को अब कभी दुखी नहीं होने देगी। करीब 1 घंटा बीत चुका था। अदिति रुद्र के हाथ को अपने हाथ में लेकर उसी तरह से बैठी हुई थी। अब रात के 2 बजने को थे। बाहर एक बार फिर बारिश होने लगी थी। आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज वो अंदर तक सुन पा रही थी। हवा भी काफी तेज हो चुकी थी। ये बेमौसम की बारिश कोई नहीं चाहता था क्योंकि ये वक्त धान की कटाई का था, लेकिन बेमौसम बरस रही बारिश ने सब तबाह कर दिया था। हालांकि बारिश हर बार गलत ही काम करे, ये भी तो जरूरी नहीं। आज इस बारिश ने भले ही रुद्र की हालत को खराब कर दिया, मगर अगर ये नहीं बरसती तो ये भी तय था कि आज वो दोनों एक नहीं हो पाते, भले ही कुछ पल के लिए ही सही। हालांकि अदिति तो अब उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती थी। वो इस दौरान उसके हाथ को अपने हाथ में लिए हुए थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों की पुतलियां भी भारी होने लगी। वहां कोई बिस्तर नहीं था जो वो सो सके, तो उसने रुद्र के बेड की तरफ ही देखा। उसे जबरदस्त नींद आ रही थी। ऐसे में वो कुर्सी से खड़ी हुई और उसके बगल में जाकर बैठ गई, जिसके बाद उसने अपने पैरों को सीधा किया। रुद्र को सारी मेडिसिन दे चुकी थी और उसकी ड्रिप निकाली जा चुकी थी। ऐसे में अब उसे ध्यान रखने की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो बेड काफी चौड़ा था। ऐसे में अदिति आराम से उससे कुछ दूरी बनाकर लेट सकती थी। उसने ऐसा ही किया। हालांकि वो ज्यादा जगह नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि वो सीधे लेटने की बजाय पीछे सहारा लेकर लेट गई और कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। इस दौरान उसने रुद्र के हाथ को अपने हाथ में ले रखा था। कुछ ही देर में अदिति को गहरी नींद में जा चुकी थी। इधर बाहर वार्ड में भी अब काफी कम लोग थे। जो थे वो सब सो चुके थे। वॉचमैन इधर उधर घूम रहा था तो वहीं नर्सिंग स्टाफ पहले से कई पेशेंट्स को देख चुका था। ऐसे में नए पेशेंट्स के आने से पहले वो भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ रुद्र नींद में अपनी करवट बदलता है। वो अब अदिति की तरफ हो जाता है तो वहीं अदिति भी नींद में उसकी तरफ करवट ले लेती है। वो बिस्तर पर थोड़ी ऊपर की तरफ थी। ऐसे में वो उसके सीने से लग गया था। इस दौरान उसे उसके सीने में गर्माहट मिलनी शुरू हो चुकी थी। तो वहीं नींद में ही अदिति को एहसास हुआ जैसे उसने अपने प्यार को गले से लगा रखा है। यही वजह थी कि उसने उसे गले से लगा लिया और वो किसी नन्हे बच्चे की तरह अदिति के सीने में दुबक गया। बाहर अब भी मौसम काफी ठंडा था, लेकिन अदिति के सीने में लग जाने के बाद उसे अलग ही राहत मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र को बरसों बाद सुकून भरी नींद आ रही थी, जो कि पहले ऐसा नहीं था। वो कभी 4 घंटे से भी ज्यादा लगातार नहीं सो पाता था, लेकिन अब कुछ बात और थी। अब नींद में ही सही, लेकिन वो काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। बादलों की रजाई से सूरज बाहर निकल कर आया था। कल रात को जोरदार बारिश के बाद अब सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही थी। मंद मंद हवा बह रही थी और जिसके बाद बादल रेश लगाकर उत्तर दिशा की तरफ जा रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अदिति और रुद्र वो बेपरवाह होकर एक दूसरे से गले लगे गहरी नींद में सोए हुए थे। अभी तक नर्स पहली बार भी उससे
चेकअप के लिए नहीं आई थी तो वहीं अविनाश उठ चुका था। उसने एक बार उसके कमरे का गेट खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी, क्योंकि रुद्र किसी नन्हे बच्चे की तरह अदिति के सीने से लगा हुआ था। उसने पहली बार इस तरह से रुद्र को सोते हुए देखा था, वरना उसने अपने पूरे करियर में उसने कभी रुद्र को सोया हुआ नहीं देखा था। वो जब भी कभी उसके घर जाता था या फिर ऑफिस के केबिन में होता, रुद्र उसे कोई न कोई काम करते हुए दिख ही जाता। मगर आज उसे असलियत में पता चला था कि वो सोया हुआ कितना क्यूट लगता है। आज वो उसकी जिंदगी के उस हिस्से से भी रूबरू हुआ था जिसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता था। जब उसने उन दोनों को इस तरह से सोया हुआ पाया तो वो अनायास ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वो दोनों एक हो जाए। वो जानता था कि रुद्र उससे बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो पहले भी उसे इसके बारे में बता चुका था, लेकिन न जाने क्यों अदिति उसे रुद्र के लिए परफेक्ट लगती थी। वो बाहर बैठा अब रुद्र या अदिति दोनों में से किसी के जग जाने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ ही देर में रुद्र की नींद खुल गई। हालांकि अब भी वो पूरी तरह से नींद से बाहर नहीं आया था। उसने आधी नींद में ही अदिति को एक बार फिर अच्छे से गले लगा लिया। उसे उसके सीने में मिल रही गर्माहट की वजह से अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी लड़की से गले लगा हुआ है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।